हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्न जो कि 500 अभी जल्द ही कराए गए हैं उनसे जुड़ी हुई रिवीजन क्लास है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है उसे प्राप्त करने के लिए यहाँ पर देखिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हायर एग्जाम जो कि आपका अप्रैल में होने वाला है, इसके फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर की बात की जाए प्रैक्टिस सेट की तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे 15। प्रश्नों की बात की जाए तो 750 प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस है 120 रुपए है और इसकी परीक्षा 1 जून को होनी है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 15 सेट मिलेंगे प्रैक्टिस के और इसका प्राइस है 99। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। नंबर क्या है? 790-555-3851 है। इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हाँ, ये अभिजन सिद्धांत से जुड़ी हुई जो पुस्तकें बताई गई थी उसे सही क्रम में लगाना था। ठीक है, अब इसका जो वर्ष है इसे देख लीजिए। अगर बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया था, एक सेकेंड रुकेंगे। द रूलिंग क्लास की बात की जाए, ठीक है, द रूलिंग क्लास की बात की जाए जो कि मोस्का के द्वारा लिखी गई है, ये 1896 में आती है। ठीक है, द रूलिंग क्लास मोस्का के द्वारा लिखी गई है, ये 1896 के बाद 1896 में आती है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो ये 1911 में आती है। पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा लिखी गई है, ये 1911 में आती है। द माइंड एंड सोसाइटी जो कि पैरेटो की है, ये आती है 1935 में। द माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की है, ये 1935 में आती है। और आखिरी में द पावर इलिट की बात की जाए तो ये 1956 में आती है जो कि सी राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई है। इसे वर्ष में जरूर याद करिए, सीक्वेंस में इस तरीके से लगाने को आता है। चलिए 200 यहाँ पर 425 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहाँ तक हो गया था। देखिए, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है या कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है या उदाहरण है। यहाँ पर विकल्प में है सांस्कृतिक सापेक्षता, नृजाति केंद्रवाद, पुनः समाजीकरण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा? भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, यह उदाहरण किसके किसके अंतर्गत आएगा? सांस्कृतिक सापेक्षता में, नृजाति केंद्रवाद में, पुनः समाजीकरण में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नृजाति केंद्रवाद हो जाएगा। ठीक है, नृजाति का केंद्रवाद हो जाएगा। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये नृजाति केंद्रवाद का उदाहरण आएगा। और जब नृजाति केंद्रवाद की बात आती है तो यहाँ ये अवधारणा किसकी हो जाती है? समनर की हो जाती है। समनर के द्वारा नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा दी गई थी। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है, ये अपनी संस्कृति की तुलना दूसरे समूह की संस्कृति से करता है और इसमें पाता है कि उसकी व्यक्ति की जो संस्कृति है वो दूसरी संस्कृति से क्या है? बेहतर है, उच्च है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नृजाति केंद्रवाद की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा दी गई है। इस तरीके से स्टेटमेंट देख करके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जीवन के प्रति प्रकृति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमजोर माना गया है। इस अवस्था में बालिका वध के फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ है। अब यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर विकल्प में है गुडे, मैकआइवर, बेकोफ एंड जॉनसन। बताइए, जीवन के प्रति
प्रकृति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष पुरुष की तुलना में कमजोर माना गया है और ऐसी अवस्था में बालिका वध के फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को हमें मिला है। और यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? गुडे, मैकआइवर, बैकोफेन, जॉनसन, यहाँ पर ऑप्शंस है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? बैकोफेन के द्वारा कही गई है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसने कहा? किंग्सले डेविस, टॉलकट पार्सन्स, मेल्विन ट्यूमैन, माइकल यंग। स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसके द्वारा यह बात कही गई है? किंग्सले डेविस, टॉलकट पार्सन्स, मेल्विन ट्यूमैन, माइकल यंग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर पार्सन्स हो जाएंगे। ठीक है, पार्सन्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में। ठीक है, नाम क्या है, किसमें दिया गया था? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था और इनके सिद्धांत की आलोचना ट्यूमैन के द्वारा की गई थी। ट्यूमैन ने सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो कि डेविस एंड मूर के द्वारा दिया गया है उसकी आलोचना की गई थी। यहाँ पर स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, ये बात पार्सन्स द्वारा कही गई है। यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दलित इन मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दलित इन मॉडर्न इंडिया एस.एम. माइकल के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर एस.एम. माइकल ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। दलित इन मॉडर्न इंडिया एस.एम. माइकल की है। प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं? रेडक्लिफ ब्राउन, डी.डी. कौशाम्बी, एस.एस. सरकार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया यह दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। यह कहना डी.डी. कौशाम्बी का है। डी.डी. कौशाम्बी यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, निर्धनता अध्ययनों को समाजशास्त्रियों द्वारा प्राय आलोचना की जाती है क्योंकि निर्धनता को वे सीमित नजरिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, परिवार में असमान हिस्सेदारी को ये स्वीकार नहीं करते हैं या फिर उपयुक्त। यहाँ पर सभी होगा सही। निर्धनता अध्ययनों को समाजशास्त्रियों द्वारा आलोचना की गई है, उसका कारण पूछा जा रहा है। वे निर्धनता को सीमित नजरिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, परिवार में असमान हिस्सेदारी को वे स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है? विकल्प देखिए, उत्तर संरचनात्मक समाजशास्त्र, उत्तर आधुनिक स्कूल परिप्रेक्ष्य, उत्तर औद्योगिक परिप्रेक्ष्य, फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य। यहाँ पर ऑप्शंस है। आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है, ये किससे संबंधित होगा? फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित होगा। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न विचारों में से किसका हेबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है? ऑप्शंस देखिए, अधूरी परियोजना के रूप में आधुनिकता, वह आधुनिकता का प्रतिरक्षक है, वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी है, वह आधुनिकता को स्वयं के साथ भिन्नता के रूप में देखता है। यहाँ पर हेबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। यहाँ पर विकल्प सी होगा। ठीक है, विकल्प क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
इनका हेबरमास का क्या कहना था कि आधुनिकता का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, आधुनिकता को वे कहते हैं कि लोकतंत्र, पूंजीवाद, आधुनिकता ये सभी क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। और जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये स्वतंत्रता समानता पर आधारित है। जब तक कि हम इसे प्रजातंत्र यानी स्वतंत्रता समानता को प्राप्त नहीं कर लेंगे, हमें आधुनिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, उत्तर आधुनिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो आधुनिकता है वे एक अधूरी परियोजना है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्न में से किसके तहत प्रदान की गई है? औद्योगिक विवाद अधिनियम, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, कारखाना अधिनियम, औद्योगिक रोजगार अधिनियम यहाँ पर विकल्प है। भारत में सामूहिक सौदेबाजी की कानूनी मान्यता किसके तहत दी गई है? भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता किसके तहत प्रदान की गई है? औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। प्रश्न है, औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है काम के घंटों को बढ़ा करके, कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर, ए और बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है, तो काम के घंटों को बढ़ा करके तो कम नहीं किया जा सकता है थकान को, और उल्टा बढ़ जाएगी। यहाँ पर कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर हम औद्योगिक कामगारों की थकान को कम कर सकते हैं। यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है? सर्व प्रमुख देश, परिधि देश, विश्व स्तर देश, अर्ध परिधि देश। इनमें से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है? सर्व प्रमुख देश, परिधि देश, विश्व स्तर देश, अर्ध परिधि देश। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विश्व व्यवस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? और यहाँ पर विश्व स्तर देश की बात नहीं की गई थी। ठीक है, परिधि देश, सर्व प्रमुख देश और अर्ध परिधि देश की बात की गई, विश्व स्तर देश की बात नहीं की गई है। यहाँ पर सी होगा सही आंसर। प्रश्न है, यांत्रिक और साविवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? टॉलकेट, पार्सन्स, मेलानोवस्की, स्पेंसर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस है। यांत्रिक और साविवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया था? किसके द्वारा ये अंतर किया गया है? सरल और यांत्रिक और साविवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? दुर्खिम ने किया है। ठीक है, दुर्खिम ने किया था। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, किसने नातेदारी के इन 3 प्रकारों की बात की है? विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी और विस्तृत नातेदारी। यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस है, हैविलैंड है, मॉर्गन है और रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर दिए गए हैं। बताइए। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? हैविलैंड होगा। ठीक है, हैविलैंड होगा। अगर बात की जाए नातेदारी के 2 प्रकारों की, विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी, तो ये 2 प्रकार किसने बताए हैं? रेडक्लिफ ब्राउन ने। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा जोड़ दिया जाए और विस्तृत नातेदारी को जोड़ा जाए तो 3 हो जाएंगे, विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी और विस्तृत नातेदारी। तो ये 3 प्रकार नातेदारी के हैविलैंड ने बताए हैं। ब्राउन ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी की बात की है। अच्छा, एक इससे देखिए, परिवार के 2 प्रकार, रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात किसने की है, यह आपको बताना है। ठीक है, क्लासेस में आपको बताया जा चुका है, फैमिली टॉपिक को भी जब कंप्लीट कराया गया था तब भी बताया गया है। तो आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि परिवार के 2 प्रकार, रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात किसने की है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यह किसका तर्क है? यहाँ पर बियरस्टेट है, ब्रूम एंड सेल्जनिक है, जॉनसन है और लिंटन यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं।
प्रस्थिति संरचना एवं भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ये किसका तर्क है? बात की जाए स्टेटस एंड रोल की, प्रस्थिति एवं भूमिका की, तो स्टेटस एंड रोल की, प्रस्थिति भूमिका की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो लिंटन द्वारा की गई है। किस पुस्तक में की गई है? द स्टडी ऑफ मैन में। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में की गई है और ये पुस्तक 1936 में आती है। ठीक है, सबसे पहले प्रस्थिति एवं भूमिका की बात व्यवस्थित तरीके से लिंटन ने की थी। अगर हम बात करें स्टेटस की, प्रस्थिति की, तो प्रस्थिति की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? ये याद रखिएगा, मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। ठीक है, मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। और भूमिका की बात करें, ठीक है, भूमिका की बात करें तो भूमिका की बात किसने की है? G.H. मीड ने, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है भूमिका की बात सबसे पहले। और संयुक्त रूप से प्रस्थिति भूमिका की बात सबसे पहले किसने की है? लिंटन ने की है। यहाँ पर प्रस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ये किसका कहना है? यहाँ पर बताइए, ये किसका कहना है? जॉनसन का कहना है। जॉनसन, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है या किसका कथन है? यहाँ पर विकल्प में लेपियर है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ है, लैंडिस है और किंग्सले डेविस दिए गए हैं। ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। किसके द्वारा ये बात कही गई है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है ये सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर ऑगबर्न एंड निमकॉफ, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया है? विकल्प में है किंग्सले डेविस, लिंडमैन, लिंटन, विलियम गुडे। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? एडवर्ड लिंडमैन ने। ठीक है, एडवर्ड लिंडमैन यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया? किंग्सले डेविस, बी होजलिट्स, W.E. मुरे, टॉलकेट पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शन है। विकसित और विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों की बात किसके द्वारा की गई है? पार्सन्स के द्वारा। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था है, ये किसका कहना है? पार्क, गिलेन एंड गिलेन, ब्लूमर, ग्रीन यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक संपर्क को सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था किसने कहा है? किसने कहा है? गिलेन एंड गिलेन ने। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन के द्वारा सामाजिक संपर्क को सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन किस समाजशास्त्री ने किया? विकल्प में है वॉर्ड, पार्क एंड बर्गेस, जॉनसन, एडवर्ड सापिर। प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन किसने किया है? वॉर्ड, पार्क एंड बर्गेस, जॉनसन, एडवर्ड सापिर यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रादेशिक समूह और गैर प्रादेशिक समूह की बात किसने की है? पार्क एंड बर्गेस ने की है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है? ऑप्शंस में है दुर्खीम, पार्सन्स, रेमंड मुरे, जिन्सबर्ग। शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत का हस्तांतरण करना है। शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है। यह किसके द्वारा बात कही गई है? जिन्सबर्ग के द्वारा। ठीक है, जिन्सबर्ग होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, लुईस वर्थ द्वारा शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों की पहचान नहीं की गई है? आकार, घनत्व, जनसंख्या समरूपता और जनसंख्या की विषमता यहाँ पर दिया गया है।
लुईस वर्थ के द्वारा शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन मानदंडों की पहचान नहीं की गई है? शहरीकरण की अवधारणा लुईस वर्थ द्वारा दी गई है, घेटों की अवधारणा भी लुईस वर्थ की हो जाएगी। अब इसके आधार बताए थे या हम कह ले लक्षण या विशेषताएं जो कि लुईस वर्थ द्वारा बताए गए हैं, कौन सा एक नहीं है जिसकी बात की थी? तो जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता की बात की गई थी। जनसंख्या की समरूपता की बात लुईस वर्थ द्वारा नहीं की गई है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसके अनुसार बाजार के नेतृत्व करने वाले शहरीकरण को धीमा करने वाले या हतोत्साहित करने के सभी प्रयास विफल और अनुत्पादक रहे हैं? विकल्प में है आर यानी कि रॉबर्ट पार्क, एजी फ्रैंक, लुईस वर्थ, रोजर जेटर। बाजार के नेतृत्व करने वाले शहरीकरण को धीमा करने वाले या हतोत्साहित करने के सभी प्रयास विफल रहे हैं, अनुत्पादक रहे हैं। इसके द्वारा यह बात कही गई है, रोजर जेटर के द्वारा बात कही गई है। विकल्प डी यहां पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस है मैकेवर, डेविस, समनर, स्मेल्सर। बताइए। एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? किसने किया है? किंग्सले डेविस ने। ठीक है, किंग्सले डेविस। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है किसने देखा है कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा? एंथोनी गिडेंस, अमर्त्य सेन, कार्ल पॉपर, थॉमस एस कोहेन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को स्थापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। कार्ल पॉपर के द्वारा यह बात कही गई है। विकल्प सी यहाँ होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है निम्न में से किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतःक्रियावाद का समीक्षण है? दरिदा है, शुट्स है, अल्थ्यूजर है और हेबरमास यहाँ पर विकल्प में देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर सही विकल्प होगा एल्फ्रेड शुट्स। ठीक है, शुट्स होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।